दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं CCS रूल्स का पार्ट 2 लेकर आ गया हूं, जो कि केंद्रीय विद्यालय के सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कार्य ग्रहण अवधि स्वीकार्य नहीं होगी अगर समान स्थान पर स्थानांतरण होता है तथा निवास स्थान में परिवर्तन अपरिहार्य है। 100 किलोमीटर की दूरी अन्य स्थान पर स्थानांतरण होता है। यह 180 दिन से अधिक का स्थायी स्थानांतरण नहीं है, अधिशेष कर्मचारियों के पुनर्वियोजन हेतु। ऑप्शन 3 जो है हमारा, यह 180 दिन से अधिक का अस्थायी स्थानांतरण नहीं है। इस केस में ज्वाइनिंग टाइम एडमिसिबल नहीं होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जब कार्यग्रहण अवधि के बाद छुट्टियां पड़ती हैं तो उन छुट्टियों को संरक्षित करने के लिए सामान्य कार्यग्रहण अवधि को बढ़ा दिया गया माना जाता है। छुट्टियों को कार्यग्रहण अवधि के साथ पूर्व योजित नहीं किया जा सकता है। तो ये दोनों ही कथन हमारे सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अगर यात्रा हवाई जहाज़ से है तो स्वीकार्य अधिकतम कार्यग्रहण अवधि क्या होगी? अगर आपने ट्रेवल बाय एयर की है तो मैक्सिमम लिमिट क्या होगी आपके जेटी की, यानी ज्वाइनिंग टाइम की मैक्सिमम लिमिट क्या होगी? 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन या 14 दिन? तो इस केस में मैक्सिमम जेटी जो मिलेगा हमें 12 दिन। ऑप्शन 2 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनहित में अन्य स्थान पर स्थानांतरण के मामले में 2500 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है, जिसमें से 230 किलोमीटर लगातार सड़क मार्ग से यात्रा करनी पड़ती है, तो स्वीकार्य कार्यग्रहण अवधि होगी 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन या 15 दिन? तो इस केस में जिसमें 2500 किलोमीटर की यात्रा करनी है और उसमें से 230 किलोमीटर जो है ट्रैवल हमारी सड़क मार्ग से हुई है, तो इस केस में मैक्सिमम जेटी हमें 15 दिन का दिया जाएगा, यानी ऑप्शन 4 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सरकारी विभागों में पद बनाने के समस्त अधिकार वित्त मंत्रालय में निहित होते हैं। नवीन रूप से बनाए गए पद जिसमें नियुक्ति नियम नहीं है तो उन्हें सृजन की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के पश्चात समाप्त माना जाएगा। एक पद जिसे समाप्त मान लिया गया है उसे वित्त मंत्रालय से पुनर्जीवन प्राप्त करने से पहले नहीं भरा जा सकता है। तो इनमें से जो हमारा पहला और तीसरा ये सही है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 3 जो है वो करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? केंद्रीय प्रशासनिक पद जो वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 के वेतन वाला है तो उसे ग्रुप ए पद के रूप में वर्गीकृत होगा। सही बात है। सरकार में केंद्रीय प्रशासनिक पद ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी वर्ग में वर्गीकृत हैं, ये भी सही है। केंद्रीय प्रशासनिक पद जो वेतन मैट्रिक्स में स्तर 9 के वेतन वाला है तो उसे ग्रुप ए पद के रूप में वर्गीकृत होगा। ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि जो लेवल 10 वाले हैं वो ही हमारे ग्रुप ए में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। पदक्रम ग्रेड वेतन 6600 वाले पद पर प्रत्यक्ष नियुक्ति के मामले में परिवीक्षा अवधि क्या होगी? ये बोला यदि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है हमारी 6600 ग्रेड पे वेतन वाले में, तो उसमें जो है हमारा प्रोबेशन पीरियड क्या होगा? तो अधिकतर केस में मैक्सिमम 2 ईयर्स ही होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? FR 1 जनवरी 1922 से प्रभाव में आया। FR की व्याख्या करने का अधिकार वित्त मंत्रालय के लिए आरक्षित है। FR यानी फंडामेंटल रूल्स जो हमारे 1 जनवरी 1922 से ही इफेक्टिव हुए हैं, तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है और कथन 2 हमारा गलत है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सत्कार भत्ता प्रीतिकर भत्तों में से एक है, परियोजना भत्ता प्रीतिकर भत्ता नहीं है, तो ये दोनों ही कथन हमारे गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 ये सही होगा। 1 और 2 दोनों गलत हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जोखिम भत्ता प्रीतिकर भत्ता है। FR 9 के अंतर्गत परिवीक्षाधीन के रूप में सेवा को ड्यूटी की तरह नहीं माना जाता है। पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, जबकि सेकंड ऑप्शन जो बोल रहा है प्रोबेशन पीरियड को जो ड्यूटी नहीं माना जाता है, ये गलत है, क्योंकि हमारा जो प्रोबेशन पीरियड होगा वो भी एक ड्यूटी के रूप में ही काउंट होगा।
तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? एक पद पर सरकारी कर्मचारी के धारणाधिकार को उसकी सहमति के साथ समाप्त नहीं किया जा सकता। निलंबन के दौरान भी सरकारी कर्मचारी एक पद पर धारणाधिकार रखता है। ये दोनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं। निलंबन के दौरान भी जो है धारणाधिकार बरकरार रहेगा, और पहला ऑप्शन जो दिया है ये भी हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? एफआर रक्षा लेखा विभाग कर्मियों पर लागू होते हैं। एफआर रक्षा कर्मियों पर लागू होते हैं। एफआर यानी फंडामेंटल रूल जो हैं ये रक्षा लेखा विभाग के कार्मिकों पर लागू होते हैं, जबकि ये जो हैं रक्षा कार्मिकों पर लागू नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? फी यानी शुल्क का अर्थ है सरकारी कर्मचारी द्वारा उन स्रोतों से प्राप्त आवर्ती या अनावर्ती व्यय जो कि भारतीय समेकित निधि या राज्य या यूटी की समेकित निधि से अलग हैं। कथन 2 क्या बोल रहा है? साहित्यिक गतिविधियों से प्राप्त आय शुल्क है। ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा ये गलत है, तो यानी ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। कथन 2 यानी साहित्यिक गतिविधियों से प्राप्त आय फीस है, ये कथन हमारा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? वो सेवा जो एक सरकारी कर्मचारी द्वारा ओएनजीसी के साथ प्रतिनियुक्ति पर होने के दौरान प्रदान की गई हो वह अन्यत्र सेवा है। कथन 2 बोल रहा है वो सेवा जो एक सरकारी कर्मचारी द्वारा दूसरे सरकारी विभाग में प्रतिनियुक्ति पर होने के दौरान प्रदान की गई हो वह अन्यत्र सेवा है। इसमें जो कथन 1 है वो सही है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? बढ़े हुए कार्यभार को संभालने के लिए सरकारी कर्मचारी को स्वीकृत भुगतान मानदेय है। कथन 2 बोल रहा है वेतन FR 912 में परिभाषित किया गया है। तो ये दोनों ही ऑप्शन हमारे गलत हैं, तो यानी ऑप्शन नंबर 3 1 और 2 दोनों गलत हैं, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक सरकारी कर्मचारी अपने धारणाधिकार को जिसे उसने पद पर अधिग्रहण किया था उसे वह पद से इस्तीफा देने के पश्चात 1 वर्ष के लिए प्रतिधारित करता है। कथन 2 बोल रहा है FR 17A के अनुसार अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि को सेवा में व्यवधान समझा जाना चाहिए। ऑप्शन 1 में जो बोल रहा है 1 वर्ष के लिए नहीं, ये 2 वर्ष के लिए हमारा धारणाधिकार जो है बरकरार रहता है यदि हम टेक्निकल रेजिग्नेशन देकर जाते हैं। तो ऑप्शन 1 गलत है, तो यानी पहला वाला ही हमारा सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? FR 15A प्रदान करता है कि राष्ट्रपति अध्यक्षता के आधार पर एक सरकारी कर्मचारी का स्थानांतरण कमतर वेतन वाले अन्य पद पर कर सकते हैं। कथन 2 बोल रहा है वैयक्तिक वेतन मूल पद वेतन का एक भाग है। इसमें कथन 1 हमारा सही है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अगर नियुक्ति की अवधि 3 महीने से अधिक नहीं है तो चिकित्सा प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है। ऑप्शन 2 बोल रहा है एक गर्भवती महिला को चिकित्सा परीक्षा में अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। इसमें से केवल जो कथन 1 है वो हमारा सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, सेकंड वाला गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? एक कर्मचारी एक वार्षिक वेतन वृद्धि का पात्र होना चाहिए, या तो 1 जनवरी से या फिर 1 जुलाई से, दोनों तिथियों सहित। कथन 2 बोल रहा है स्थायी पद का अर्थ होता है एक पद जो 20 वर्षों की अवधि के लिए स्वीकृत निश्चित वेतन दर लिए होता है। इसमें कथन 2 गलत है और कथन 1 सही है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उचित प्राधिकारी द्वारा एक सरकारी कर्मचारी को आवश्यकता अनुसार किसी अतिरिक्त पारिश्रमिक दावे के बिना किसी भी प्रकार से नियोजित किया जा सकता है। एकदम सही बात है। वैयक्तिक वेतन का अर्थ होता है सरकारी कर्मचारी को मूल पद के मूल वेतन की हानि जो अनुशासनिक उपाय से भिन्न है के कारण स्वीकृत अतिरिक्त वेतन। तो ये सेकंड वाला कथन भी सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 1 और 2 दोनों सही हैं, हमारा राइट आंसर है।
निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ईएल को सेवा के अंतिम 10 वर्षों में सामान्य रूप से अस्वीकार नहीं करना चाहिए। सेकंड हमारा बोल रहा है, एक प्रकार की छुट्टी लेने के 30 दिनों के भीतर अगर पदधारी यानी कि जो भी हमारा एम्प्लॉय है, अगर उन्होंने कोई छुट्टी ले ली है और यदि वो चाहते हैं कि हम इसका जो है टाइप चेंज यानी सीएल से ईएल, ईएल से सीएल में कराना चाहते हैं, 30 दिन के अंदर आवेदन दे दिया है तो सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर है कि वो इसकी स्वीकृति प्रदान कर सकता है। तो ये हमारे दोनों ही कथन सही हैं, क्योंकि पहला कथन बोला ईएल को सेवा के अंतिम 10 वर्षों में, यानी जब हम सेवा के लास्ट 10 ईयर्स बचे हों तो जो भी वो छुट्टी अप्लाई करेगा उसको दे दी जानी चाहिए नॉर्मली, क्योंकि उससे क्या है, सरकार का बर्डन जो छुट्टी जमा होती हैं वो कम करने के लिए इस तरीके का रूल बनाया गया है। तो हमारे दोनों ही ऑप्शन सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? छुट्टियों के दौरान अगर सरकारी कर्मचारी को अन्यत्र सेवा में स्थानांतरित किया जाता है तो ऐसे स्थानांतरण की तिथि से उसका छुट्टियों पर होना और छुट्टी वेतन लेना रुक जाता है। छुट्टी संस्वीकृति दाता प्राधिकारी बिना छुट्टी की अनुपस्थिति की अवधियों को पूर्णव्यापी रूप से ईओएल में परिवर्तित नहीं कर सकता है। पहला कथन हमारा सही है जबकि दूसरा कथन हमारा सही नहीं है, तो ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा, कथन 2 गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? एक सरकारी कर्मचारी को अगर पदच्युत कर दिया गया है तो छुट्टी के लिए उसका दावा रुक जाएगा। एकदम सही बात है। सेवानिवृत्ति की तैयारी छुट्टी के सिवाय एक सरकारी कर्मचारी को छुट्टी के दौरान अन्य रोजगार में लिप्त होने की अनुमति नहीं है। ये बात भी एकदम करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 300 दिन तक की ईएल इकट्ठी की जा सकती है जिसमें उन दिनों की संख्या भी शामिल है जिनकी एलटीसी के साथ नकदीकरण की अनुमति दे दी गई है। अगर खाते में कम से कम 30 दिन ईएल है तो एलटीसी के साथ 10 दिन की ईएल भुना सकता है। इसमें दोनों ही कथन गलत हैं। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा, क्योंकि अगर सेकंड कथन बोल रहा है अगर खाते में कम से कम 30 दिन ईएल है, इसमें क्या है, जितने दिन हम भुगतान ले रहे हैं उतना भी माइनस, यानी अगर हमारे पास 40 दिन ईएल होती तब हम 10 दिन उसमें से एलटीसी के साथ हमारा ईएल का भुगतान किया जा सकता था। और पहले कथन में जो बोल रहा है कि 30 दिन तक की ईएल की छुट्टी, इसमें जो है 300 दिन सॉरी, इसमें जो है 300 दिन हमारे पूरे रहेंगे, इसमें वो इंक्लूड नहीं रहेंगे जो हमने 60 दिन 10-10 करके एलटीसी के साथ हमने नकदीकरण लिया था, उसके अलावा हम 300 दिन तक ले सकते हैं। तो ये दोनों ही कथन गलत हैं। सीसीएस अवकाश नियम लागू नहीं होते हैं रेलवे कर्मचारियों पर, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों पर, उन सरकारी कर्मचारियों पर जो कि प्रशासनिक सेवा एवं पद पर नियुक्त किए गए हैं। इसमें हमारा जो ऑप्शन 1 और 2 कथन 1 और 2 है, ये इन दोनों पर लागू नहीं होते हैं, ना तो रेलवे कर्मचारियों पर क्योंकि उनके अपने रूल्स हैं, वो सीसीएस रूल्स नहीं मानते हैं। दूसरा है अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य, अखिल भारतीय सेवाओं में आईपीएस, आईएफएस और आईएएस ये लोग आते हैं, तो इन पर भी सीसीएस अवकाश नियम लागू नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 यानी 1 और 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सरकारी कर्मचारी जो कि सेवा से इस्तीफा देता है उसके लिए नकदीकरण की स्वीकृत अधिकतम अवधि क्या है? तो इसमें क्या है, जो भी कोई रेजिग्नेशन देता है तो उसके लिए जितनी छुट्टी उसके पास जमा है उसका हाफ ईएल का इसमें नकदीकरण मिलता है, और जो कि मैक्सिमम लिमिट है वो 150 दिन, यानी 300 दिन हम जनरली जमा कर सकते हैं छुट्टी, तो उसका आधा है यानी 50%, 150 डेज ही उसको अवकाश नकदीकरण दिया जाएगा। तो ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? छुट्टी संस्वीकृति दाता प्राधिकारी किसी भी प्रकार की छुट्टी अस्वीकार या प्रतिसंहरण कर सकता है। ये एकदम करेक्ट बात है। किसी भी प्रकार की छुट्टी जिसमें सीएल भी शामिल हो उन्हें मिलाकर स्वीकार किया जा सकता है। सीएल ऐसी छुट्टी है जिसके साथ और किसी छुट्टी को क्लब नहीं किया जा सकता। तो इसमें जो हमारा कथन 2 है ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है।
निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? निलंबन के दौरान भी छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। अगर कोई कर्मचारी सस्पेंड चल रहा है तो उसे छुट्टी नहीं दी जा सकती। अगर विशेष कारण से उसे मान लो घर पे जाना है कहीं, तो वो स्टेशन छोड़ने की अनुमति ले सकता है, लेकिन उसको छुट्टी किसी भी परिस्थिति में नहीं दी जाएगी। सेकंड कथन बोल रहा है, अवधि से अधिक समय तक छुट्टी पर रहने को जानबूझकर अनुपस्थिति भी कहा जा सकता है। यदि आप छुट्टी लेकर गए हैं और बिना किसी इंटीमेशन के, बिना किसी कारण के आप जानबूझ के अब्सेंट रह रहे हैं, तो उसको जो है जानबूझकर अनुपस्थिति कहा जाएगा। तो हमारा ऑप्शन 2 तो सही है। ऑप्शन 2 मतलब कथन 2 सही है हमारा, और कथन 1 हमारा गलत है। तो ऑप्शन 1 जो कि कथन 1 गलत है, ये हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा परिवर्तित छुट्टी के संबंध में सही नहीं है? अर्धवेतन छुट्टी को पूर्ण वेतन में परिवर्तित करने के लिए अर्धवेतन छुट्टी से दुगनी छुट्टियां काटी जा सकती हैं, ये एकदम करेक्ट है। परिवर्तित छुट्टी वेतन वृद्धि के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करती है, ये कथन हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? कथन 1 बोल रहा है, प्रसूति छुट्टी के दौरान छुट्टी वेतन पूरे वेतन के बराबर होता है, एकदम करेक्ट बात है। परिरोध के दौरान पितृत्व छुट्टी के लिए 20 दिन की अधिकतम सीमा है, ये हमारा गलत कथन है। इसमें केवल 15 दिन तक ही हमें पैटर्निटी लीव मिलती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे 30 प्रश्न, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि हमें पता नहीं चलता है कि किस टाइप के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन जब हमारे पास एक पेपर जो कि पहले हो चुका है, तो इससे हमारे दिमाग में थोड़ा सेट हो जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो फिर वही उसी हिसाब से हम तैयारी करते हैं। क्योंकि CCS रूल्स की इतनी बुक्स हैं कि सारी बुक्स के नाम मुझे लगता है किसी एक बंदे को याद होगा कि इतनी बुक्स होती हैं। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम ये कंटिन्यू ये लाते रहेंगे इस तरह की वीडियो, तो हम बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जैसे ही हम वीडियो डालें, तो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जय हिंद।